नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। कहते हैं जहां रवि नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है, लेकिन जहां ना रवि पहुंच सकता है और ना कवि, वहां मैं पहुंच जाता हूं। मैं यानी दुर्गम्मा। और इस समय मैं उस अत्यंत दुर्गम स्थान पर मौजूद हूं जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। अरे, यहां तो जीवन भी है, अद्भुत मानव के रूप में। और ये है इनका राजा गुरुत्वा, जो सामने रखे उन अत्यंत चमकीले और लघु बिल्लोरों से शक्ति ग्रहण कर रहा है। अचानक उन बिल्लोरों से अधिक चमकने लगी दुर्गम्मा की आंखें, और ये चमक निसंदेह ही षड्यंत्रकारी चमक थी। अब मेरा परम शत्रु भोकाल मौत से बच नहीं सकेगा, परंतु उसके लिए गुरुत्वा की शक्ति के स्रोत वे बिल्लोर होने चाहिए मेरे पास। दोनों बिल्लोर को हासिल करने के बाद पृथ्वी के केंद्र से बाहर आया दुर्गम्मा। कुछ ही क्षणों बाद जंगल में स्थित एक कबीले के ऊपर मंडराता नजर आ रहा था वो षड्यंत्रकारी। विकासनगर के वनों में मौजूद अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी में जुटा ये कबीला मेरी योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखता हूं अब मेरे षड्यंत्र के जाल में फंसकर कैसे नहीं समाप्त होता है भोकाल। अखंडा कबीलेवासी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने हमारे लिए वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने और प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करने का निमंत्रण भेजा है भोकाल। परंतु हम राजकाज में व्यस्त होने के कारण वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस बार तुम्हें जाना होगा। जो आज्ञा महारानी। ठीक समय पर भोकाल अखंडा कबीले में मौजूद था। स्वागत है महाबली। धन्यवाद सरदार। कहो सरदार पुत्र उटांगा, कैसी चल रही है प्रतियोगिता की तैयारी? खूब जोरों से, आप स्वयं ही देख लीजिएगा। तुम्हारे कबीले के योद्धाओं के जौहर देखने के लिए मुझे प्रतियोगिता आरंभ होने की बेसब्री से प्रतीक्षा है। तीरंदाजी प्रतियोगिता तो एकदम अद्भुत लगती है मुझे भी, क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता आरंभ होने के साथ ही तो आरंभ होगा मेरी योजना का प्रथम चरण। प्रतियोगिता आरंभ हुई। वाह, बहुत खूब। वास्तव में अद्भुत लड़ाकों से भरा हुआ है तुम्हारा कबीला सरदार त्रिटांग, और तुम्हारे पुत्र ओटांग का तो जवाब ही नहीं। मृत्यु से पंजा लड़ाने का साहस और बल आ गया है उसमें। धन्यवाद महाबली। कई प्रतियोगिता के पश्चात अंततः तीरंदाजी प्रतियोगिता का चरण आया, और प्रतियोगिता के इस चरण को मात्र भोकाल को ही नहीं, दुर्गम्मा को भी बेसब्री से इंतजार थी। सुना है सरदार पुत्र उटांगा बहुत अच्छा तीरंदाज है। ये दोनों विशेष तीर इसी के तर्कस में रखे जाएंगे तो ही अच्छा है। दुर्गम्मा एक ऐसे षड्यंत्र रच चुका था जिसका निशाना भोकाल बनने वाला था, और ऐसा जल्द ही तब हुआ जब उन विशेष तीरों को अपने धनुष पर चढ़ाकर लक्ष्य साधता सरदार पुत्र उटांगा एकाएक तेजी से पलटा और भोकाल को अपना निशाना बना बैठा। भक खच खच। उटांगा की इस अप्रत्याशित हरकत ने जहां सभी को स्तब्ध किया, वहीं सरदार त्रिटांग को क्रोधित कर डाला। ये तूने क्या किया दुष्ट? महाबली की बाजियों में धसे बाणों को बाहर निकालो। तुरंत ही दोनों बाण बाहर निकल गए, लेकिन बाण निकालने की हड़बड़ी में कोई ना देख सका कि बाणों की जो नोक पहले अनोखे ढंग से चमक रही थी, वे अब अपने स्थान पर नहीं थी, और ना कोई देख सका सरदार पुत्र ओटांगा के शरीर से निकलते उस अत्यंत सूक्ष्म शरीर को, जो निसंदेह ही दुर्गम्मा का शरीर था। ओटांग के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाकर और भोकाल को उन विशेष बाणों को निशाना बनाकर मैंने अपनी योजना का पहला चरण तो पूरा कर लिया।
अब चलता हूं दूसरे चरण को पूरा करने। भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचते जा रहा था दुर्गम्मा, और भोकाल को उसकी भनक भी नहीं थी। क्षमा महाबली क्षमा, मेरा हाथ कैसे बहक गया और कैसे मैंने आपको निशाना बनाकर बाण छोड़े, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोल रहा है महाबली, इस दुष्ट को दंड दिए बिना ना छोड़िएगा। शांत सरदार त्रिटांग, तुम्हारे पुत्र के चेहरे पर पश्चाताप के भाव और आंखों में आंसू स्पष्ट बता रहे हैं कि अनजाने में ही ये दुर्घटना घटी है। वास्तव में इसका कोई दोष नहीं है। मैं अभी अपने घाव पर अरुमवटी लगा देता हूं, ये घाव को शीघ्र ही भर देगी। भोकाल की मरहम पट्टी के साथ ही वो घोषणा भी कर दी गई, शेष प्रतियोगिता कल होगी। फिर उस दिन प्रतियोगिता समाप्त कर दी गई। वो रात शांति से गुजरने लगी, लेकिन उस शांत रात में एक भीषण तूफान आया, जिसका पता सुबह चला। गजब हो गया। सरदार पुत्र उटांगा सहित कबीले के सभी योद्धा गायब हो गए। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। ओह, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? भोकाल के साथ साथ हर कबीलेवासी के मस्तिष्क में वही प्रश्न ठोकरे मार रहा था, जिसके उत्तर के रूप में गूंजी वो आवाज, बापू, उटांग, सरदार पुत्र। तेजी से आगे बढ़कर भोकाल ने लड़खड़ाते उटांग का शरीर अपनी बाहों में थाम लिया। ये तुम्हें क्या हुआ? कैसे गायब हो गए थे तुम? बाकी योद्धा कहाँ हैं? वो गुरुत्वलोक का राजा है, गुरुत्वा नाम है उसका। उसने रात्रि को कबीले पर गुपचुप आक्रमण किया और ना जाने कैसे बिना कोई आहट के ये हम सबको बंदी बनाकर पृथ्वी के केंद्र में बसी अपनी नगरी गुरुत्वालोक में ले गया। परंतु वे मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सके। मैं उनसे लड़ा और अंततः उन्हें मार करके यहां पहुंचा। इसी तरह के साथ उसने एक तेज हिचकी भी ली और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह उटांग, मेरे बच्चे! उटांग के शरीर को निष्प्राण होते सभी ने देखा था, लेकिन उसके शरीर से सूक्ष्म रूपी दुर्गम्मा को निकलते किसी ने नहीं देखा था। मूर्खो, इसके शरीर में प्रवेश करके मैंने इसको ये सूचना यहाँ तक पहुँचाने के लिए जीवित रखा था, और इस सूचना के भोकाल तक पहुँचने के पश्चात मेरी योजना पूरी हुई। अब मुझे केवल इस योजना में फंसकर समाप्त होते भोकाल को देखना है, और उसकी मृत्यु के पश्चात मैं ही बनूंगा सबसे बड़ा महाबली। सचमुच दुर्गम्मा की योजना सफल हो चुकी थी, क्योंकि इसमें फंस चुका था भोकाल। मेरा लाल, सब्र से काम कीजिए सरदार त्रिटांग, तुम्हारे पुत्र उटांग का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी वजह से प्रलय की बारिश होगी गुरुत्वा नगरी पर। भोकाल ने बेहद तेजी से वहां से उड़ान भरी थी, और उसकी वो उड़ान इस बात का प्रमाण थी कि वह अतिशीघ्र पहुंच जाना चाहता था पृथ्वी के उस केंद्र में जहां बसी हुई थी गुरुत्वा नगरी। यही नगरी है मेरा लक्ष्य, जिसमें मौजूद है अखंडा कबीले के सभी योद्धा। मुझे उन योद्धाओं को लेकर वापस लौटना है, और मैं ऐसा करूंगा भी, चाहे इसके लिए मुझे इस नगरी में प्रलय का तांडव ही क्यों ना करना पड़े। भोकाल अब दृढ़ता और विश्वास भरे कदमों से गुरुत्वा नगरी में प्रवेश कर रहा था। लेकिन अगर गुरुत्वा नगरी में प्रवेश करना इतना ही आसान होता तो वो नगरी ना तो विलक्षण कहलाती और ना ही दुर्गम। ओह, जैसे ही मेरे पांव इस नगरी की धरा से छुए हैं, वैसे ही मेरा समस्त शरीर भारी हो गया है। मेरा शरीर का भार बढ़ गया लगता है। ओह, शायद इसलिए इस नगरी का नाम गुरुत्वा नगरी है। यहाँ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा है, और इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। ये एक मुसीबत अवश्य है, परंतु ये मेरे कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वही मुसीबत भोकाल के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन गुरुत्वा नगरी में मुसीबतों की कमी कहाँ थी? वो तो मौजूद थी हर जगह पर, हर कदम पर। धड़ा! उफ! वज्र की तरह वो प्रहार भोकाल से टकराया। तिनके की तरह भोकाल दूर जा गिरा।
लेकिन जल्द ही संभला। गुरुत्वानगरी के निवासियों की शारीरिक बनावट मेरे लिए अत्यंत घातक है, इसलिए मुझे फुर्ती से इनके प्रहारों से बचना होगा। भोकाल ने फुर्ती से उसके अगले प्रहार से बचना चाहा, लेकिन बच सकता इतनी फुर्ती कहाँ थी। भारी हो चुके उसके शरीर में। मैं भूल गया था कि इस नगरी में प्रवेश करते ही मेरा भार दुगने से भी अधिक हो गया है, इसलिए मुझे फुर्ती से बचने की चेष्टा करने के स्थान पर अपनी तलवार से इसे समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। ओह, बड़ी ही कठिनाई से म्यान से बाहर आई है तलवार। अपने जी तोड़ कोशिशों के बाद भोकाल ने तलवार को म्यान से निकाल तो लिया, लेकिन उसे थामे ना रख सका। उफ, ये मेरे हाथों में एकाएक तीक्ष्ण तीक्ष्ण पीड़ा कैसे उठने लगी। कैसे हुआ इन्हें? उफ, ये मेरे हाथों में एकाएक तीक्ष्ण पीड़ा कैसे उठने लगी। क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ इन्हें? तलवार तक को उठाने की शक्ति नहीं रही इनमें। टनाक! तभी भोकाल को अपना ध्यान अपने हाथों से हटाकर इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।